हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे 7 चैप्टर व्यापार और भूमंडलीकरण, जिसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे आर्थिक मंदी के प्रभाव के बारे में। उसमें हम लोग जाने थे कि न्यू डील क्या होता है, अधिनायकवाद क्या होता है ना। आर्थिक मंदी का प्रभाव कैसे कैसे किन किन देशों पर पड़ा था, भारत पे, अमेरिका पे, जापान पे, फ्रांस पे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें 1950 के दशक के बाद परिवर्तन, 1950 के दशक के बाद का परिवर्तन, यानी कि जो द्वितीय महायुद्ध खत्म हुआ उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आया पूरे विश्व में, ठीक है। तो देखिए, कहा जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो द्वितीय विश्व कब से कब तक चला, 1939 से 1945, ठीक है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है ना, तो इससे जो समस्या उत्पन्न हुआ है ना, इसलिए इस समस्या मतलब जो द्वितीय विश्व समस्या उत्पन्न होता है, इस समस्या से निपटने के लिए यानी इससे बचने के लिए, इससे सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम शुरू हुआ, ठीक है। और यह प्रयास शुरू होता है 1945 में ही एक याल्टा सम्मेलन होता है ना। क्या सम्मेलन होता है? याल्टा सम्मेलन, याद रखिएगा। कौन सा सम्मेलन हुआ? याल्टा सम्मेलन। याल्टा सम्मेलन हुआ 1945 में। कब हुआ? 1945 में, ठीक है। और इसी सम्मेलन का प्रभाव था कि रूस का अस्तित्व, मतलब रूस का निर्माण हुआ, रूस का स्थापना, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में हुआ, संयुक्त राष्ट्र इसमें भागीदारी निभाया था, है ना। कह सकते हैं रूस की स्थापना, याल्टा सम्मेलन के द्वारा किसका स्थापना हुआ? रूस की स्थापना, ठीक है। देखिए, इसमें हुआ क्या कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सारा काम, जैसे यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सबका निर्माण होना शुरू हुआ, है ना। और इसमें कहा जाता है कि 2 बड़े प्रभाव, इसका जो प्रभाव रहा, मतलब 2, इस सब के निर्माण में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन बना, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन बना, है ना, फिर यूनेस्को बना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना, इसमें 2 जो देश थे, यानी कि 2 मतलब कहा जाता है कि 2 संस्था बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन? तो ये दोनों प्रभाव हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि रूस, है ना। ये दोनों के मतलब देख रेख में ही मतलब ये सभी संगठनों का स्थापना होता है। 2 महायुद्ध के बीच मिले आर्थिक अनुभव से सबक लेते हुए यह तय करते हैं कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बिना उपभोग का कायम नहीं हो सकता है। मतलब जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होता है ना, मतलब बिना उपभोग का मतलब नहीं हो सकता। देखिए, बताए थे आप लोगों ने 1929 के जब आर्थिक मंदी के कारण बताए थे, तो बताए थे कि सबसे पहला कारण क्या था? यूरोप में बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, यानी कि बाजार के अनुसार अर्थव्यवस्था को फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो दूसरी बात यह कि अर्थव्यवस्था का रीढ़ रोजगार के लक्ष्य, है ना, तभी हासिल कर सकते हैं जब सरकार के पास पूंजी ज़्यादा हो, पूंजी हो, श्रम का आवाजाही को नियंत्रित करने का ताकत उपलब्ध हो। क्योंकि जानते हैं कि देखिए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि जिस देश का अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में चला जाए तो समझिए वहाँ पे संकट आने वाला है ना। तो रोजगार का लक्ष्य, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के रीढ़ को सुधारना है तो सरकार के पास पूंजी होना चाहिए, श्रम का प्रवाह को नियंत्रित, माने श्रम को नियंत्रित करने का ताकत होना चाहिए, ठीक है। तो इस सब चीज़ को देखते हुए मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, है ना, आर्थिक स्थिरता के लिए पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए, यानी रोजगार को मतलब ठीक ढंग से चलाने के लिए, ठीक है, उसको स्थिर रखा गया। और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे समय बढ़ा, एक सम्मेलन होता है 1944 में, है ना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, याद रखिएगा। अभी ये BBI है, आपके एग्जाम में पूछता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये हुआ आपका 1944 में। कहाँ होता है? 1944 में। और कहाँ होता है ना, अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर, अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर, ठीक है। तो यहाँ पे सम्मेलन होता है और राष्ट्र मुद्रा एवं वित्तीय सम्मेलन होता है, जिसके सहमति के बाद, इसी सम्मेलन के बाद होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ। समझे? यानी कि कह सकते हैं IMF स्थापना होता है। इसी सम्मेलन के बाद, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद किसका स्थापना होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना हुआ। तो कहा गया कि विश्व शांति स्थापित किया जा सकता है, मैंने विश्व शांति को स्थापना के लिए, पूरे विश्व में रोजगार की स्थिरता बनाए रखने के लिए एक सम्मेलन हुआ ब्रेटन वुड्स 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में, और इसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जो युद्ध के बाद जो पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए, मैंने पूरे विश्व को, मतलब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को फिर से संचालित करने के लिए एक विश्व बैंक बना, है ना, विकास बैंक या विश्व बैंक का गठन किया गया, है ना। और इन दोनों संस्थाओं ने मिल करके 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया। मतलब विश्व बैंक और ये जो सम्मेलन और मुद्रा कोष, ये दोनों संस्था 1947 से काम करना शुरू करता है। और लेकिन दोनों संस्था पे अमेरिका का प्रभाव, चाहे आप विश्व बैंक का बात कीजिए, ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, ये दोनों पे अमेरिकी प्रभाव था। कौन सा प्रभाव रहा? अमेरिकी प्रभाव। ठीक है, तो अमेरिका का प्रभाव हुआ यहाँ पे। और आज भी वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियाँ संबंधित पूरा इसका इस्तेमाल करता है। अमेरिका के अनुसार ही इसका नीति बनता है। अमेरिकी सरकार का इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप होता है। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मतलब समझ जाइए, एक याल्टा सम्मेलन हुआ जिससे रूस का स्थापना हुआ, दूसरा कि मतलब रोजगार की स्थिरता, सभी देशों की अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारने के लिए, सभी देशों में रोजगार की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या क्या आया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना। कब? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? 1944 में। VVI पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा विश्व बैंक बना, लेकिन दोनों का प्रभाव किसका रहा? अमेरिका का प्रभाव रहा। और अमेरिका नीति के कारण ही, मतलब कोई भी आर्थिक नीति बनाएगा तो, लेकिन उसमें अमेरिका हस्तक्षेप जरूर रहेगा। तो ये रहा आपका उसके 1950 के बाद परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है, एक आपको पढ़ना है, इसमें टॉपिक है इसमें कि 1945 से 1960, 1945 से 1960 के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बीच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध, समझें? ठीक है, यानी कि 1945 से 60 के दशक के बीच में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध क्या क्या हुआ। देखिए, तो कहा जाता है कि देखिए 1945 से 60 के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो विकसित हुआ उसको हम लोग मतलब 3 क्षेत्र में विभाजित करते हैं। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए 1945 से 60 के दशक के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध विकसित होता है, इसको हम लोग टोटल 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। कितने क्षेत्रों में बांटते हैं? 3 क्षेत्रों में। क्या क्या? तो समझिएगा। देखिए, इसमें कहा क्या जाता है कि 1945 के बाद जो हुआ, विश्व में 2 भिन्न अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा, और दोनों ने अपने पूरे विश्व स्तर पर, इसको 3 भाग में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले सुनिएगा। 1945 में कहा जाता है कि 1945 के बाद विश्व में 2 अर्थव्यवस्था का प्रभाव ज़्यादा बढ़ा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे। पूंजीवादी का नेतृत्व अमेरिका करता है और साम्यवादी का नेतृत्व सोवियत संघ यानी कि रूस करता है। ठीक है, जिसका दोनों का विशेषता भी अलग अलग है ना। साम्यवादी का नेतृत्व कौन कर रहा है? रूस कर रहा है, सोवियत रूस कर रहा है, और पूंजीवादी का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। तो देखिए, साम्यवादी अर्थतंत्र का विशेषता क्या था कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होना चाहिए, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दूसरा उसका विशेषता क्या था? पूंजीवादी का था कि नहीं, है ना, अर्थव्यवस्था उससे पूंजीपतियों का या बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, तो सोवियत रूस, पूर्वी यूरोप, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, जर्मनी, भारत जैसे नए नए देशों को सब लोग देखिए, दोनों गुट, साम्यवादी गुट कहिए, पूंजीवादी गुट कहिए, दोनों गुट प्रयास क्या कर रहा है कि मतलब सभी जो नए नए तरीके से जो देश स्वतंत्र हो रहे हैं, जो देश नए नए तरीके से स्वतंत्र हो रहे, जैसे भारत है, बुल्गारिया है, बहुत सारा देश उस समय स्वतंत्र हो रहा था, वो सब अपने अपने गुटों में शामिल कर रहे थे।
है ना। पूंजीवादी चाहता है कि हम में ज़्यादा हो, साम्यवादी चाहता है कि हम में ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन जिसमें पूर्वी यूरोप तथा उत्तरी कोरिया, वियतनाम जैसे देशों में सफलता मिला, है ना। और भारत जैसे देश को, मतलब भारत जैसे भी देश, मतलब भारत भी साम्यवादी के प्रभाव में था, लेकिन पूर्णतः उसके गुट में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि पढ़े होंगे जवाहरलाल नेहरू, है ना, गुट निरपेक्षता का नीति अपना है, ठीक है। 5 देश, आगे पढ़िएगा आप लोग, है ना, कि 5 देश मिल करके, 5 देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, सब लोग मिल करके गुट निरपेक्षता का नीति का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 गुट बना 1945 के बाद, याद रखिएगा 2 गुट, साम्यवादी और पूंजीवादी, है ना। तो पूंजीवादी का नेतृत्व कौन करेगा? पूंजीवादी का नेतृत्व करता है अमेरिका और इसका नेतृत्व करता है सोवियत रूस, सोवियत रूस, है ना। 1945 के बाद पूरे विश्व में 2 प्रकार का अर्थव्यवस्था आया, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। साम्यवादी के अंतर्गत क्या था? राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होना चाहिए, लेकिन पूंजीवादी के अंतर्गत, है ना, बाजार आधारित और पूंजीपतियों के आधारित होना चाहिए अर्थव्यवस्था। पूंजीपति का नेतृत्व अमेरिका, साम्यवादी का नेतृत्व सोवियत रूस। अब देखिए तो ठीक है, दूसरा क्या है इसमें आपका कि पूंजीपति अर्थतंत्र वाले देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकास के अंतर्गत आएगा। दूसरा संबंध क्या कहता है कि दूसरा बता दें कि अभी आप लोगों की पूंजीवादी का पूरा नेतृत्व कर रहा है कौन? अमेरिका कर रहा है। कौन कर रहा है? अमेरिका, है ना। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। दोनों का उद्देश्य ये भी है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव को क्या करना है? रोकना भी है। अब पूंजीवादी सोच रहा है और साम्यवादी सोच रहा है कि पूंजीवादी के प्रभाव को रोकना है, ठीक है। और अमेरिका विश्व के 2 क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका, मध्य तथा पश्चिमी एशिया के तेल संपदा देश इराक, ईरान, सऊदी अरब, है ना, जॉर्डन, यमन, सीरिया, लेबनान, बहुत सारे देशों पे ये सब नीति थोपने का प्रयास किया और अमेरिका कुछ सफल भी रहा। बहुत सारे देशों को अमेरिका इस नीति को थोप करके अपने में शामिल भी किया, ठीक है। लेकिन वह एशिया के कुछ देशों को अपने प्रभाव में नहीं ला सका, ठीक है। और हर जगह अमेरिका जानता था कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को आधुनिक रूप से रीढ़, तेल और गैस नामक ऊर्जा स्रोत है ना। अमेरिका का देखिए, अमेरिका का जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था था उसका रीढ़ 2 ही चीज़ पर टिका हुआ है, तेल, जो कच्चा तेल निकलता था, और गैस, है ना, इसी पे आधारित था, है ना। हर हाल में मतलब अमेरिका हर हाल में कहना चाहता था कि मतलब हमें तेल वाले क्षेत्र पे कब्जा करना ही करना है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इस सब देशों पे, है ना। और वो प्रभाव बनाना चाहता था, उसका दोहन भी करना चाहता था, ठीक है। दूसरा भाग जैसे मान लीजिए, है ना, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बाल्टिक देश, स्पेन, यहाँ भी मतलब आर्थिक संबंध विकसित हुआ। यह क्षेत्र भी मतलब इसका विशेषता बढ़ने लगा, है ना। उनके कहा जाता है कि ब्रिटेन का, फ्रांस का, जर्मनी का, बाल्टिक देश जितना भी होना है, 1970 आते आते इंग्लैंड का उपनिवेश सारा खत्म हो गया। 1970 आते आते इंग्लैंड का जितना भी उपनिवेश स्थापित था एशिया में चाहे अफ्रीका में, सारा उपनिवेश उसे छीन लिया गया, है ना। और कहा जाता है कि जिसके संसाधनों का दोहन करके वो लोग अपना प्रभुत्व बनाए थे पूरे विश्व में, यानी कि अपना वर्चस्व बनाए हुए थे, लेकिन सारा उपनिवेश क्या हो गया? खत्म, है ना। और सब लोग चाह रहे हैं कि मतलब कहीं पे भी मतलब साम्यवादी व्यवस्था ना आए, पूंजीवादी अपनाने के लिए तैयार है लोग, क्योंकि इसमें बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होना चाहिए, लेकिन इसमें राज्य नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्षेत्र था जहाँ पे नवीन आर्थिक संबंध विकसित हो रहे थे, है ना। यह क्षेत्र था एशिया और 9 स्वतंत्र देशों का, जो नए नए देश से स्वतंत्र हो रहे थे। जैसे आज़ादी के बाद, मतलब 1947 में जब भारत में आज़ादी होता है, तो आज़ादी के बाद भी मतलब यहाँ पे नया लहर उत्पन्न हुआ, है ना। और कहा जाता है कि जितना भी देश था लगभग, बताया 1970 तक सभी देश आज़ाद हो गए, और सबको बताएं अभी कि दोनों अपने अपने गुट में शामिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। सहयोग के नाम पे, शोषण के नाम पे, मतलब अपने नीति थोपने के नाम पे, बहुत सारे, है ना। अमेरिका तेल और गैस पे प्रभुत्व अपनाना चाहता था, ठीक है। तो इस कारण से कहा जाता है कि मतलब जिसका विकास कह सकते हैं कि भारत के लौह इस्पात उद्योग को ले सकते हैं। मैंने हर जगह देखिए अमेरिका के सहयोग से बहुत जगह बहुराष्ट्रीय कंपनी लगाया गया, सोवियत संघ के सहायता से भी बहुत जगह कंपनी लगाया गया। जैसे भारत में लौह उद्योग देख लीजिए, भारत में लौह उद्योग का विकास, है ना, रूस के सहायता से भी कई जगह लगाया गया प्लांट, कई जगह मतलब कारखाना लोहे का चालू किया गया है, और कई जगह अमेरिका की सहायता से भी लगाया गया है, ठीक है। तो इन दोनों देशों की सहायता से पूरे विश्व में, क्या कि यही 2 देश जो थे मतलब ज़्यादा पूंजीपति थे, यही दोनों देश मिल करके पूरे विश्व में जगह जगह कारखाना प्लांट लगाना शुरू किए, जिससे कि क्या हुआ, पूरे विश्व स्तर पे सभी देशों का अर्थव्यवस्था सुधरने लगा।
तो यही संबंध है ना। इस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रभाव भी बढ़ने लगा, आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ तक आपका हो गया ही है ना, आर्थिक संकट ये सब खत्म। आर्थिक संकट के बाद कैसे लोग स्थापना किए, कैसे संबंध मतलब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध बनाए, है ना, कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रचलन शुरू हुआ। ठीक है, अब अगले दिन आपको पढ़ना है इसमें भूमंडलीकरण, है ना। तो आज यहीं तक, और अगले दिन आपको इसमें भूमंडलीकरण बताया जाएगा।